हेलो एवरीवन, मैं सुनीता यादव आज आपको हिंदी विषय में संधि विषय के बारे में बताऊंगी। अब आप संधि विषय को पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर देखें, हमने लिखा है यहाँ संधि। अब आप ये सोचेंगे कि संधि होता क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इस शब्द का अर्थ है संधि का मेल या जोड़। अब आप फिर सोचेंगे कि मेल या जोड़ क्या होगा यहाँ। तो यहाँ जो मेल या जोड़ संधि का जो संधि जो शब्द है उसका अर्थ है मेल या जोड़। तो हमें यहाँ मेल या जोड़ के लिए वर्णों का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ जो इसकी परिभाषा है उसमें लिखा गया है, देखें इसकी परिभाषा, वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात इसकी जो परिभाषा है उसको सरल शब्दों में सुने कि वर्णों के मिलाने से जो परिवर्तन होता है उससे जो नया रूप निकल कर आता है उसे संधि कहते हैं। उसके लिए उदाहरण देखें, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा हिम जमा आल्य। ठीक है, अब यहाँ हिम और यहाँ आल्य, अब इन दोनों शब्दों को हमने इकट्ठा करके लिखना है तो ये बना हिमालय। अब ये हिमालय कैसे बना, इसका ये रूप कैसे निकल कर आया, इसको जानने के लिए हमें देखना होगा कि हिम में जो मैं है इसके अंदर कहते हैं सभी जो हमारे व्यंजन है उसके अंदर स्वर मिला होता है। तो मैं के अंदर जो स्वर है वो ए का है और यहाँ जो स्वर हमारे पास है वो आ का है। अब ये ए और आ ये दोनों ही स्वर मिलकर किस में उच्चारित हो गए, आ में। तो ये मैं के साथ जो उच्चारण हुआ आ का, तो ये माँ में बदल गया, तो ये संधि हो गई हमारे लिए। तो हिम जमालय हिमालय शब्द बना। अब आगे पढ़ते हैं, संधि है उसके कितने भेद हैं। अब संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले संधि का जो नाम आता है वह स्वर संधि होती है। अब उसके बाद जो इसकी दूसरी संधि का भेद है वो है व्यंजन संधि। अब जो तीसरा जो भेद है इसका वो है विसर्ग संधि। अब हमने शुरुआत में क्या देखा था, परिभाषा में वर्णों का मेल सुना था। तो वर्ण हम जानते हैं जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो वो हमारे वर्ण होते हैं। और वर्ण को हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब यहाँ हमने स्वर और व्यंजन लिखा है। तो कहते हैं जो ये स्वर है तो स्वर संधि में हम स्वरों का कैसे प्रयोग करेंगे। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी कि जो स्वर संधि के अंतर्गत आपस में जब जो स्वर मिलेंगे उससे जो नया परिवर्तन होगा वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। और व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन के आपसी मेल से जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि में चला जाएगा। और विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आता है उससे जो परिवर्तित रूप निकल कर आएगा वो विसर्ग संधि होगा। इनका एक एक उदाहरण करके देखते हैं। अब एक उदाहरण तो हमने यहाँ लिखा था, इसके समान ही हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, पुस्तक जमा आलय। ये क्या बना, इसको मिलाने से हमारा बनेगा पुस्तकालय। ठीक है, ये हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आया कि यहाँ ए था यहाँ आ था तो ये आ में उच्चारित हो गया, का बन गया इसका। अब व्यंजन संधि का उदाहरण लेते हैं तो हमने यहाँ एक लिखा दिक प्लस अंबर। अब ये स्वर रहित व्यंजन था, इसके अंदर स्वर नहीं था, तो ये जो कै है ये किस में परिवर्तित होगा। देखो इसका जो रूप बन के आएगा वो दिगंबर बनकर आएगा। ये क्यों बन के आता है व्यंजन संधि में, इसका एक नियम बना है कि जो व्यंजन हमारा प्रथम है किसी भी पंक्ति का, जितने भी वर्ण है व्यंजन के प्रथम है, अगर प्रथम व्यंजन यहाँ लिखा जाता है और यहाँ कोई स्वर है तो ये जो व्यंजन है अपने तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ये दिगंबर बना। अब इसका एक उदाहरण हमने लिया, जैसे हमने यहाँ लिखा मनय प्लस बल। अब ये क्या बना, अब ये जो विसर्ग था और पीछे हमारे पास ये व्यंजन है, इनको जोड़ेंगे तो ये मनोबल बना। ठीक है बेटा, इनके तीनों भेदों के एक एक उदाहरण लिख दिए हमने। अब हमारे पास कहते हैं स्वर संधि के 5 भेद बनाए गए हैं। अब उन 5 भेदों को सीखने के लिए अब हमें यहाँ बोर्ड पर देखना होगा कि स्वर संधि के वो 5 भेद कौन से हैं। उनके अभी मैं नाम और उनके पहचान, उनके नियम आपके सामने लिख के यहाँ समझाऊंगी, ध्यान से देखना। स्वर संधि, अब स्वर संधि जो हमारा संधि का पहला भेद था इसको 5 भेदों में बांटा गया है। अब इसके 5 भेदों के नाम देखें। पहली संधि है इसकी दीर्घ संधि, दूसरी संधि है इसकी गुण संधि और तीसरी संधि जो है वो हमारी वृद्धि संधि रहेगी। चौथी संधि का नाम है यण संधि और 5वीं जो संधि है वो अयाधि संधि है। ठीक है, अब ये अयाधि संधि तक हो गया। अब हम ये संधि पढ़ते हैं। अब ये दीर्घ लिखा है यहाँ, तो ये स्वर संधि का जो पहला भेद है वो दीर्घ संधि है।
तो यहाँ जो दीर्घ संधि है उस दीर्घ संधि के क्या नियम बने हैं, तो कहते हैं इसके अंदर जो नियम है वो हमारे हैं कि इसके अंदर हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर कोई से भी स्वर हो वो आपस में समान होंगे, और वो चाहे किसी दोनों मिलेंगे तो वो एक अपने रूप जिसको कहते हैं बड़े रूप में परिवर्तित होंगे। अब ये ए हर्ष स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, दोनों को मिलाया तो आ बना। ठीक है, इसका एक नियम ये है। एक नियम है इसका, ई को ई के साथ मिलाने से क्या परिवर्तन आएगा, वो बड़ी ई का रहेगा। इसी तरह से एक नियम है इसका, ऊ के साथ ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ परिवर्तित होगा। यहाँ कोई भी हम स्वर ले सकते हैं पर ये दिखने में समान होंगे। जैसे यहाँ ऊ छोटा है, दोनों ही छोटे हैं, अगर बड़े ऊ दोनों लगाएंगे तो भी बड़ा ही बनेगा। ऐसे ही समान यहाँ रहेगा। अब इनका एक उदाहरण करके देखते हैं। अब यहाँ ए है, यहाँ आ है। अब हमने यहाँ लिखा देव प्लस आलय, अब ये क्या बना, देवालय। अब एक और उदाहरण बना देती हूँ इनका, देखो जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है अंत। अब ये क्या बनेगा, यहाँ ए ये ए, तो ये बनेगा वेदांत, ये लिखा जाएगा वेदांत। आ का उच्चारण होगा, यहाँ भी आ का उच्चारण होगा। अब ई वाले स्वरों से हम एक एक शब्द लिखते हैं। यहाँ मैंने लिखा कवि प्लस ईश। अब देखो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये कवीश बनेगा। अब ऊ और ऊ से एक शब्द ले लेते हैं। यहाँ लिखा हमने भू जमा ऊर्जा। अब ये ऊ था और ये ऊ, दोनों स्वरों को मिलाने से कौन सा ऊ बनाना है हमें, भूर्जा, तो ये बना भूर्जा। तो ये हमारी जो दीर्घ संधि थी उसकी पहचान में हमारे पास मात्राएं निकल कर आएंगी, आ की, ई की और ऊ की। हमें ये तीन ही मात्राओं को पहचानना है शब्दों के अंदर। जितने भी हमारे शब्द होंगे उनके अंतर्गत ये तीनों ही बड़ी मात्राओं का प्रयोग हमें शब्दों में मिलेगा। अब जो इसके बाद जो इसका अगला जो भेद है वो है गुण संधि का। अब एक बार गुण संधि पर ध्यान दें। गुण संधि में थोड़ा सा परिवर्तन है, इस संधि से थोड़ा सा हटके है गुण संधि। चलो अब इसका जो दूसरा भेद है वो सीखेंगे। दूसरा भेद है गुण संधि। अब गुण संधि में क्या करना होगा, गुण संधि में जो स्वर मिलेंगे ना वो समान नहीं रहेंगे। पहला जो स्वर रहेगा ए का और उसके बाद जो स्वर आएगा वो ई का रहेगा। यहाँ ई छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है, यहाँ ए और आ कोई सा भी स्वर हो सकता है दोनों में से। ठीक है, अब ये दोनों ही जब आपस में मिलेंगे तो ये ए में परिवर्तित होंगे। इसका जो दूसरा नियम है वो रहेगा ए के साथ हमें ऊ को मिलाना होगा। वहां हमने क्या सीखा था, दीर्घ में ऊ और ऊ मिलाए थे। अब यहाँ ए के बाद हमने ऊ लिखा है तो ये मिलेगा, तो ये किसमें बदलेगा, ओ में। अब इसका एक तीसरा नियम और है, ए के साथ री मिलाना है और उसमें अर बनेगा। ठीक है, यहाँ ए के साथ आ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ए के साथ आ लिख सकते हैं, यहाँ भी हमारा दीर्घ ऊ हो सकता है और री तो री ही रहता है स्वर अपने आप में। अब ये दोनों स्वर हैं, ये मिलकर ए बनते हैं। अब इसका एक उदाहरण करके देखते हैं। यहाँ लिखा है मैंने राज जमा इंद्र। अब ये क्या बनेगा, ये ए लिया हमने इसका और ये हमारे पास ई है स्वर की। अब ये ए और ई जो दोनों स्वर मिलेंगे तो ए में बदलेंगे। ये स्वर संधि का गुण संधि के भेद के अंतर्गत परिवर्तन होगा और वो होगा ए की मात्रा का। ठीक है, ये राजेंद्र बना यहाँ। अब अगला जो इसका उदाहरण बनेगा, ए को ऊ से मिलाना है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा मैंने जमा उत्सव। ठीक है, अब ये दोनों अपने आप में अर्थ रखते हैं। ये आ है, यहाँ जो स्वर है आ का और यहाँ ऊ का। अब जब ए और ऊ मिलकर हमारा जो नया रूप बन के आएगा वो ओ का बन के आएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, अब इसको मिला के लिखेंगे। जो संधि होगी वो महोत्सव में परिवर्तित हो जाएगी, यहाँ ये मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब अगला जो इसका तीसरा नियम है ए और री का, इसमें अर का उच्चारण होना चाहिए। तो अब यहाँ हमारे पास है एक वर्ड लिखा हमने देव जमा ऋषि। ठीक है, अब ये ए है, ये री है। अब ए और री को मिलाने से अर की आवाज आनी चाहिए, अर की ध्वनि आनी चाहिए। तो ये बना देवर शी, ये परिवर्तित रूप आया। तो मैं आशा करती हूँ आपको दीर्घ संधि और गुण संधि, ये जो दोनों भेद अभी मैंने कराए बोर्ड पर, वो आपको आसानी से या अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आगे जो इसके भेद बच गए उनको अगली जो नेक्स्ट हमारी वीडियो बनेगी उसमें आपसे शेयर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।